हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत मैं करता हूं इंजीनियर्स जिनी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में ही पार्ट 2। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि आज के टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन कैपेसिटेंस, उसके साथ साथ ट्रांसपोजिशन और ये मिसलेनियस चीज़ें देखेंगे कि इनके कंबाइंड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। क्या फ़र्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखें या तुम अपना भाग्य खुद लिखो। तो ये हमेशा बेटा ध्यान देना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि यार लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। आपको अपना भाग्य खुद लिखना है, दूसरे आपका भाग्य लिखने नहीं आएंगे। तो आप अपनी मेहनत करते जाओ, आप अच्छे से पेशेंस बना के आप विथ डिसिप्लिन काम करते जाओ, ज़रूर से आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज विथ। किसी भी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन म्यूचुअल जीएमडी, इंक्रीज इन हाइट ऑफ द कंडक्टर एबव द ग्राउंड। तो पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि किसी भी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो जब भी हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की, तो बेटा यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर मैं सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम के लिए कैपेसिटेंस देखूँ तो ध्यान रखना है कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, किसी भी सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम का अगर हम कैपेसिटेंस देखें तो कैपेसिटेंस मैं यहाँ कैलकुलेट जो कर रहा हूँ वो लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस है। मतलब किसी भी एक वायर से न्यूट्रल वायर का कैपेसिटेंस मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो ये आपके CAN होगा या CBN होगा। ये किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R अपॉन ln/d/r। तो यहाँ पे ये कैपेसिटेंस होता है और ये कैपेसिटेंस कौन से कैपेसिटेंस कहलाते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ एनी वायर टू न्यूट्रल। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ एनी वायर टू न्यूट्रल। किसी भी वायर और न्यूट्रल के बीच का कैपेसिटेंस है। और इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? फैरेड पर मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ये सारे ट्रांसमिशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स होते हैं। तो कैपेसिटेंस सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके 2 वायर लाइन है, ये A है और ये B है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस हमने मान लिया कितना है? ये डिस्टेंस हमने मान लिया स्मॉल d और इसका रेडियस हमने मान लिया r। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यही आपके पोल हैं और इनके बीच का जो कैपेसिटेंस होगा, तो कैपेसिटेंस हमने क्या किया? सिंगल वायर टू न्यूट्रल का कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया है। तो सिंगल वायर टू न्यूट्रल, ये स्मॉल a स्मॉल b मान लो यार, सिंगल वायर टू न्यूट्रल का कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट किया कितना? CAN या CBN, या इसी को हम फेज कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R ln/d/r, इतना फैरेड पर मीटर हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस किसी भी वायर टू न्यूट्रल का, ये याद रखना है, 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R अपॉन ln/d/r होगा। इज दैट क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगी बेटा। तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसी भी 2 वायर के बीच का कैपेसिटेंस कितना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2 वायर क्या है? A और B। तो A और B के बीच का जो कैपेसिटेंस होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस बिटवीन 2 वायर या 2 लाइन, कैपेसिटेंस बिटवीन 2 लाइन या 2 वायर। तो इन 2 लाइन या 2 वायर के बीच का जो कैपेसिटेंस होगा CAB बराबर कितना हो जाएगा? तो CAB अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये लाइन क्या है? A है और ये लाइन क्या है? B है। इसके बीच ये पॉइंट जो है वो हमने मान लिया न्यूट्रल है। तो ये जो कैपेसिटेंस होगा वो CAN होगा और ये जो कैपेसिटेंस है ये हमने बोल दिया CBN। और ये मान लिया ये जो कैपेसिटेंस है CAN बराबर CBN बराबर हमने कैपेसिटेंस मान लिया न्यूट्रल कैपेसिटेंस CN। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो CAB किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू CN/2। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो CN होगा वो ट्वाइस ऑफ CAB होगा, या CAB निकालना होगा तो जो आपने फेज कैपेसिटेंस निकाला उसका हाफ कर दो। दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R
पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r अपॉन ln d बाई r, ये आपके लाइन कैपेसिटेंस होंगे। मतलब दो लाइन के बीच का कैपेसिटेंस याद रखना है कितना होगा, ये हो जाएगा पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r अपॉन ln d बाई r। फेज कैपेसिटेंस एक वायर और लाइन के बीच का कितना होगा, 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r अपॉन ln d बाई r। r क्या है, रेडियस ऑफ द कंडक्टर है, d क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, एप्सिलॉन r उनकी रिलेटिव परमिटिविटी है। क्लियर है। यहां से एक चीज और निकल के आती है कि जो लाइन और न्यूट्रल कैपेसिटेंस के बीच का रेशियो होगा बेटा वो कितना हो जाएगा। यहां पर देख सकते हो कि CAB लाइन है और CN क्या है, न्यूट्रल। इनके बीच के कैपेसिटेंस का जो रेशियो होगा वो हमेशा कितना होगा, 1:2 हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो CAB है अपॉन CN, इनका रेशियो 1/2 है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो लाइन होता है और न्यूट्रल कैपेसिटेंस के बीच का रेशियो कितना होता है, 1:2 का होता है। इज दैट क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका कोई सपोज मैंने ये बात बोला कि अगर हम बात करें कि कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है किसके लिए, फॉर सिंगल फेज 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन, लेकिन विद द इफेक्ट ऑफ अर्थ। अब हम अर्थ के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, हम सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम इंक्लूडिंग अर्थ इफेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन बेटा आपको याद रखना है कि अगर आप अर्थ इफेक्ट को इंक्लूड कर रहे हो तो उस समय जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा। तो हम कैपेसिटेंस यहां कैलकुलेट कर रहे हैं सिंगल वायर टू न्यूट्रल, कितना हो जाएगा, CAN इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r अपॉन ln d बाई, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको मैं दूसरी जगह पे लिख रहा हूँ यार, ये दूसरी जगह पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो स्पेस न होने के कारण मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को, इनको हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेंगे यार, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझ में। अब हम यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा ये। तो कैपेसिटेंस CAN अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r अपॉन ln d बाई r अंडर रूट ln d बाई r अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, ln d बाई r, एक मिनट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये ln d बाई r अंडर रूट 1 प्लस h स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, h स्क्वायर बाई या h स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। एक मिनट बेटा इसको और ज़्यादा सही से क्लियर तरीके से लिख दूं, कितना हो जाएगा ये ln d बाई r अंडर रूट 1 प्लस डी स्क्वायर, ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर। तो ये इतना फैरेड पर मीटर हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो ये इंक्लूडिंग अर्थ इफेक्ट है। इसका मतलब कि अगर आप हाइट को बढ़ाते हो, मतलब ग्राउंड से जो कैपेसिटेंस है, अगर आप ग्राउंड से अगर देखें तो टावर की हाइट को अगर आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, देन जैसे जैसे आप टावर की हाइट को इंक्रीज करते जाओगे, दैट मीन्स कंडक्टर का ग्राउंड से जो हाइट है वो आप बढ़ाते जाओगे, तो ये टर्म डी स्क्वायर बाई 4h स्क्वायर कम हो जाएगा, तो ये आर अंडर रूट वाला टर्म कम हो जाएगा और ये ओवरऑल टर्म कम होगा, तो ln d बाई r ये टर्म बेटा बढ़ जाएगा और इसके बढ़ने के कारण कैपेसिटेंस घट जाएगा। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस जो होता है वो घट जाता है। तो हमेशा जब भी आप क्या करोगे कि एबव द ग्राउंड कंडक्टर की हाइट को बढ़ाते जाओगे तो उस समय कैपेसिटेंस क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी होगी कि जैसे जैसे आप हाइट को बढ़ाते जाओगे, क्या बढ़ाते जाओगे, टावर की हाइट को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे उसका कैपेसिटेंस कम होता जाएगा। और इसका एडवांटेज भी है यार कि अगर आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में जाते हो तो उस समय क्या होगा कि चार्जिंग करंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस चार्जिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनकी हाइट को भी, टावर की हाइट को भी बढ़ाते जाते हैं ताकि ये चार्जिंग कैपेसिटेंस को कम कर दे और चार्जिंग करंट रिड्यूस हो जाए। इज दैट क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इंक्लूडिंग अर्थ इफेक्ट अगर देखा जाए तो हाइट बढ़ाने पर हमेशा
कैपेसिटेंस कम हो जाता है। बिकॉज रीज़न क्या होता है कि अगर आप जैसे जैसे हाइट कम करते जाओगे कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। इसका मेन रीज़न अगर देखा जाए तो जो अर्थ होता है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं किस पे, एक्चुअल कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन पे। तो इसलिए हम इस अर्थ इफेक्ट को नेग्लेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन टावर की हाइट को बढ़ा देते हैं ताकि कैपेसिटेंस क्या हो जाए, कम हो जाए और चार्जिंग करंट की वैल्यू भी कम हो जाए। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में रहेगी। तो अगर हम बात करें, ये तो हमारा हो गया। और बंडल्ड कंडक्टर के लिए अगर हम बात करें, फॉर बंडल्ड कंडक्टर के लिए अगर हम कैपेसिटेंस पर फेज देखें तो कैपेसिटेंस पर फेज कितना हो जाएगा, या सिंपली 3 फेज 3 वायर सिस्टम के लिए देखें तो जो फेज कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाता है बेटा, 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r अपॉन ln GMD बाई R। ln GMD बाई R, GMD मतलब म्यूचुअल GMD है जिसको हम DM से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम DM बाई R लिख सकते हैं। क्लियर है? तो सेल्फ GMD में जो रेडियस होता है वो R के बराबर ही होता है। तो अब ये कह रहा है कि अगर आप म्यूचुअल GMD या GMD को बढ़ाते हो तो क्या कैपेसिटेंस में क्या होगा, अगर आप GMD को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस यहाँ पे घट जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि GMD को बढ़ाने पर, म्यूचुअल GMD को बढ़ाने पर कैपेसिटेंस घट जाता है। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये कह रहा है कि अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं यार, सारी चीजें आपको ये पता चल गई। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज विथ, किसी भी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ता है, किसके द्वारा? अगर हम बात करें कि इसके कैपेसिटेंस बढ़ेगा कब, जब आप GMD को अगर घटा दोगे तो GMD को घटाने पर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पे कह रहा है कि इंक्रीज इन म्यूचुअल GMD, अगर आप म्यूचुअल GMD को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस घटता है, मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा, इंक्रीज इन द हाइट ऑफ कंडक्टर एबव ग्राउंड, अगर आप हाइट ऑफ कंडक्टर एबव ग्राउंड बढ़ाते हो तो कैपेसिटेंस उस समय क्या होगा, घटेगा, न कि बढ़ेगा। तो यहां दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नाइदर 1 नॉर 2, कोई भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, ना तो एक करेक्ट है और ना ही 2। यहां पर जब भी म्यूचुअल GMD में अगर आप म्यूचुअल GMD को घटाएंगे तो कैपेसिटेंस तभी बढ़ेगा, या आप हाइट ऑफ कंडक्टर अबव द ग्राउंड अगर रिड्यूस करते हैं तब कैपेसिटेंस ज्यादा रहता है। अगर हाइट बढ़ाते जाओगे तो कैपेसिटेंस घट जाता है। तो ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इन केस ऑफ हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज्ड, अगर किसी भी ट्रांसमिशन टावर की हाइट को आप बढ़ा दोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर चेंजेस, तो कौन से पैरामीटर चेंज होंगे? क्या रेजिस्टेंस में कोई चेंज आएगा? नहीं, रेजिस्टेंस बेटा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये आपके ट्रांसमिशन टावर की हाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। इंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, इंडक्टेंस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बिकॉज इंडक्टेंस कितना होता है, 2 × 10⁻⁷ ln d/r डैश होता है, इतना हेनरी पर मीटर। लेकिन इंक्लूडिंग अर्थ इफेक्ट अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस कितना होता है, 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r अपॉन ln d/r अंडर रूट 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4h²। अगर आप हाइट को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस घट जाता है। तो चेंज किस में हुआ, रेजिस्टेंस में नहीं होगा, इंडक्टेंस में नहीं होगा, कैपेसिटेंस विल चेंज। तो ट्रांसमिशन टावर की हाइट बढ़ाने पर कैपेसिटेंस घट जाता है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस रिमेन सेम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस एंड लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंसेस। मैंने ऑलरेडी बताया है, CAB हमने कैलकुलेट किया था, कितना था, पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r अपॉन ln d/r, और हमने कैलकुलेट किया CAN कितना था, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r अपॉन ln d/r। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो CAB अपॉन CN कितना आ जाएगा बेटा, CAB अपॉन CN अगर हम बात करें तो 1/2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है CAB अपॉन CN इज इक्वल्स टू 1/2। CAB अपॉन CN इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो कितना हो जाएगा, CAB अपॉन CN दैट इज इक्वल्स टू 1/2।
तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:2 का आ जाएगा। तो लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो ये लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस को हमने CAB लिखा है, लाइन टू न्यूट्रल क्या है CAN है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स ऑफ अ 3-phase लाइन इज 6 माइक्रोफैरड, दो कंडक्टर के बीच का कैपेसिटेंस है मतलब CAB लाइन टू लाइन कितना 6 माइक्रोफैरड। हमें क्या बताना है, हमें बताना है द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कंडक्टर टू न्यूट्रल, दैट मीन्स हमें बताना है लाइन टू न्यूट्रल, CAN बताना है कितना है। तो बताइए बेटा CAB अपॉन CAN मैंने आपको बताया कितना 1/2 होता है, तो CAN आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, CAN बराबर ट्वाइस ऑफ CAB, तो 2 इंटू CAB कितना है 6, तो आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड। तो ये आपका जो न्यूट्रल कैपेसिटेंस है लाइन टू न्यूट्रल वो कितना आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड। तो आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द चार्जिंग करंट एट 50 हर्ट्ज सिंगल कंडक्टर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, EHV लाइन का मतलब होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, हैविंग वोल्टेज टू ग्राउंड। यहाँ पे ध्यान देना ये दिया हुआ है वोल्टेज टू ग्राउंड, मतलब ऐसा नहीं ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपको लाइन टू ग्राउंड दिया है। तो कितना है लाइन टू ग्राउंड वोल्टेज, VPH बराबर है 500 kV। कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर टू द ग्राउंड दिया है, इसका मतलब फेज कैपेसिटेंस दिया हुआ है लाइन टू ग्राउंड का कितना 2 नैनोफैरड पर किलोमीटर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है चार्जिंग करंट कितना होगा। तो बेटा यहां चार्जिंग करंट अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो चार्जिंग करंट जब भी आपको कैलकुलेट करना होगा तो आपको पता है चार्जिंग करंट IC बराबर कितना VPH अपॉन XC। तो ये कितना हो जाएगा VPH अपॉन XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा CPH। तो IC कितना आ जाएगा दैट इज ओमेगा CPH इंटू VPH। और ओमेगा C ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा ओमेगा CPH इंटू VPH कितना हो जाएगा 2πf ओमेगा हो जाएगा CPH इंटू VPH। अभी सारी वैल्यू आपको पता है, सारी वैल्यू आप पुट कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। तो IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी कितनी मेंशन है 50 हर्ट्ज, कैपेसिटेंस पर फेज कितना मेंशन है 2 नैनोफैरड पर किलोमीटर है, और उसके साथ साथ यहाँ पे दिया हुआ है फेज वोल्टेज कितना है 500 kV। तो ये वैल्यू आप पुट करोगे तो आपका आ जाएगा 0.1 इंटू पाई, मतलब कितना 0.314 एम्पियर, ये आपका आ जाएगा चार्जिंग करंट। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर 0.314 हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो चार्जिंग करंट होता है, चार्जिंग करंट इन कैपेसिटर, चार्जिंग करंट IC बराबर कितना होता है दैट इज इक्वल्स टू 2πf CPH इंटू VPH एम्पियर पर मीटर, यही आपका चार्जिंग करंट होता है। तो इतना एम्पियर पर मीटर ये आपका चार्जिंग करंट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला है चार्जिंग करंट का 2πf CPH इंटू VPH। यहाँ पे कैपेसिटेंस फैरड पर मीटर में है, अगर हम बात करें कैपेसिटेंस फैरड पर किलोमीटर में होगा तो एम्पियर पर किलोमीटर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी बेटा आपको। तो हमने इसीलिए बोला कि अगर आप लाइन वोल्टेज को बढ़ाते हो तो उसका चार्जिंग करंट भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण चार्जिंग करंट के बढ़ने के कारण होता क्या है कि कैपेसिटेंस ज़्यादा रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है देन द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइन इंडक्टेंस। तो उसके कारण फाइनली होता क्या है कि फेरेंटी इफेक्ट आने के चांसेस वगैरह होते हैं, जिसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे लाइन वोल्टेजेस बढ़ते जाते हैं, ऑपरेटिंग वोल्टेज किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का, तो ट्रांसमिशन टावर की हाइट को भी बढ़ाते जाते हैं, ताकि पहला तो इनके बीच का ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा हो और उसके साथ साथ हम कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर सकें। क्लियर है बेटा? तो चार्जिंग करंट आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद द इंक्रीज इन हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, अगर हम ट्रांसमिशन टावर की हाइट को इंक्रीज करें, तो हमने पहले भी बोला कि ट्रांसमिशन टावर की हाइट को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन इंडक्टेंस क्या होगा, इंडक्टेंस पे कोई चेंज नहीं आएगा, इंडक्टेंस रिमेन सेम।
तो यहाँ पर क्या आंसर हो सकते हैं? यहाँ पे आंसर अगर हम देखें तो इंक्रीज इन द लाइन, नहीं गलत है। इंक्रीज इन द लाइन कैपेसिटेंस गलत हो गया। डिक्रीज इन लाइन कैपेसिटेंस बट इंडक्टेंस विल रिमेन अनअल्टर्ड, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि लाइन कैपेसिटेंस तो बेटा घट जाएगा लेकिन लाइन इंडक्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभी एक और क्वेश्चन आ जाता है कि हम दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। जैसे हम बात करें कि ये R है, ये Y है और ये B है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहलाता है बेटा? हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा हम बात करें तो ये आपके ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन है। सपोज ये हमने R लिया, ये Y लिया, ये B लिया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? दिस इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? तो ये हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन है और ये ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन है। हमेशा अगर हम बात करें कि जो इंडक्टेंस होता है ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन का वो कम होता है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आप इसको नोट में ध्यान रख लो। इसको नोट में ये याद रखना है कि जो इंडक्टेंस होता है किसमें? ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में, वो लेस देन होता है इंडक्टेंस देन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल याद रखना है। इंडक्टेंस जो है वो हमेशा क्या होगा? ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में कम होगा, इसीलिए ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन की पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ज़्यादा रहती है। जबकि दूसरा अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की बात करें तो जो कैपेसिटेंस आपके ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में होता है वो कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है देन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बेटा याद रखोगे कि ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है और इंडक्टेंस कम होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में इंडक्टेंस ज़्यादा होता है, कैपेसिटेंस कम होता है। यहाँ नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि कुछ पैरामीटर में चेंजेस करने पर, हमें पैरामीटर में चेंजेस करने पर किस तरह से आपके रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रिएक्टिव जो आपके इंडक्टिव रिएक्टेंस है या कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उस पर क्या चेंज आते हैं। सपोज यहाँ पे हम बात करेंगे, सपोज अगर मैं ये बात करूँ कि हमने क्या किया, यहाँ पे इसको दूसरे कलर से लेके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं, सपोज आप लेंथ को बढ़ा रहे हो, तो लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस भी लेंथ बढ़ाने पर बढ़ जाता है। अगर इंडक्टेंस बढ़ रहा है तो एक्सएल बराबर कितना होता है? एक्सएल बराबर ओमेगा एल, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्सएल भी बढ़ जाता है लेंथ बढ़ाने पर। और फाइनली अगर एक्सी की बात करें तो एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, तो अगर आप कैपेसिटेंस बढ़ रहा है लेंथ बढ़ाने पर तो एक्सी क्या होगा? एक्सी घट जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट जाएगा। अगर आप सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर्स बढ़ाते हो तो क्या होगा? मतलब दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस अगर आप बढ़ाते हो, ये एक्चुअली क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो ये है बेटा है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर। क्या है ये? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। दो कंडक्टर के बीच का अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हो तो क्या होगा? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो फाइनली रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेजिस्टेंस रिमेन सेम, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर इंडक्टेंस की बात करें तो यार इंडक्टेंस जो होता है वो कितना होता है? 2 × 10⁻⁷ ln/d/r हेनरी पर मीटर। तो अगर डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो दो कंडक्टर के बीच का तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इंडक्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस कितना होता है? 2πε0εr/ln/d/r। अगर दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस आप बढ़ाते हो तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ाने पर कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस घट जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाता है, बिकॉज ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है।
रेडियस ऑफ कंडक्टर आप बढ़ाते हो, अगर रेडियस ऑफ कंडक्टर आप इंक्रीज करते हो तो आर क्या है, कंडक्टर रेडियस, अगर इसको बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेडियस बढ़ा रहे हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस भी घट जाएगा, यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बेटा घट जाएगा। कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, तो कैपेसिटेंस यहाँ पर इफेक्टिव रेडियस बढ़ाने के कारण कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट जाता है। अगर हम बात करें कि हम अर्थ इफेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो इंक्लूडिंग अर्थ इफेक्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इंक्लूडिंग अर्थ इफेक्ट को अगर आप कंसीडर करोगे तो रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, रिमेन सेम। इंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, इट रिमेन सेम। इंडक्टिव रिएक्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ये अब भी सेम रहेंगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें और कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस अगर आप अर्थ इफेक्ट को इंक्लूड करते हो तो जब भी अर्थ को आप अकाउंट में लेते हो तो अर्थ इफेक्ट को इंक्लूड करने के कारण कैपेसिटेंस आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं जो कि एक्चुअल कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन को इफेक्ट करते हैं और बढ़ जाता है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका घट जाएगा। बेटा याद रखना है, यहां पर हम ट्रांसमिशन टावर की हाइट की बात नहीं कर रहे, अगर आप हाइट को बढ़ाते हो तो कैपेसिटेंस घट जाता है। नेक्स्ट, हाइट ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हाइट ऑफ कंडक्टर जो कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से, इसको हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप हाइट ऑफ कंडक्टर को बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं रहेगा, इट विल रिमेन सेम। इंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं रहेगा, ये भी आपका सेम रहेगा। बट इंडक्टिव रिएक्टेंस में भी कोई चेंज नहीं रहेगा, ये भी सेम रहेगा। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे जैसे कंडक्टर की हाइट बढ़ रही है फ्रॉम द ग्राउंड, आपका कैपेसिटेंस घटता जाता है और यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। फाइनली आपको ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला और ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन फॉर ट्रांसमिटिंग पावर ट्रांसमिट करने के लिए अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटी बढ़ाना है तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिक्रीज। तो हमें पता है यार कि ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन में ये सेंडिंग एंड पावर है, ये लाइन का रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, और ये आपके रिसीविंग एंड पे रिसीविंग एंड पावर है और यहाँ पर लोड होता है। तो अगर हम बात करें कि ये रिएक्टेंस कितना है, रिएक्टेंस अगर हम बात करें तो लाइन का मान लिया x, लाइन का रेजिस्टेंस मान लिया r, तो r जो है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू x, तो इसको हम r को क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर दें। तो अगर हम r को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो जो रिसीविंग एंड पावर होता है वो कितना होता है, vs, मान लिया ये सेंडिंग एंड और ये क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज, तो vs इंटू VR अपॉन x कितना होता है, साइन डेल्टा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिसीविंग एंड पावर है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रिएक्टेंस ऑफ द लाइन के। अगर मैं लाइन के रिएक्टेंस को क्या कर दूं, कम कर दूं, तो उसका पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा। लाइन का रिएक्टेंस कितना होता है, ओमेगा एल, तो इसके लिए इंडक्टेंस को घटा के हम रिएक्टेंस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो फाइनली लाइन इंडक्टेंस को घटा के हम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और इसके डिफरेंट मेथड्स भी हमने पढ़े कि किस तरह से आप लाइन रिएक्टेंस को कम करते हैं या इंडक्टेंस को कम करते हैं। बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करके इंडक्टेंस को कम कर सकते हैं, या रिएक्टेंस को कम करना है तो आप बंडल कंडक्टर यूज़ करो, पैरेलल लाइन्स का इस्तेमाल कर दो, या सीरीज कैपेसिटर भी कनेक्ट करके आप नेट लाइन के रिएक्टेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला ये कह रहा है कि द ट्रांसपोजिशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज डन टू, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का ट्रांसपोजिशन किस लिए होता है। तो बेसिकली ट्रांसपोजिशन करने का क्या मतलब है, सपोज सपोज एक वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में लाइन जा रही है और ये 3 फेज लाइन है, इसका कुछ ना कुछ क्लियरेंस होगा फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड से कुछ क्लियरेंस पे है। तो अगर आप इसमें दो चीज़ देखिए, इसमें करंट हमने मान लिया IA, इसमें करंट है IB और इसमें करंट है IC। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि जो मिडिल कंडक्टर है वो इसके कारण भी फ्लक्स लिंकेज आएगा और इसके कारण भी फ्लक्स लिंकेज आएगा। तो मिडिल कंडक्टर में जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो ज़्यादा होगा, तो इसके कारण इसमें जो IB होगा
फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होने के कारण इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, आपके जो बी वायर हैं तो इसका इंडक्टेंस जो है ज़्यादा हो जाएगा। इंडक्टेंस ज़्यादा का मतलब रिएक्टेंस ज़्यादा, और इसमें जो करंट हो जाएगा वो करंट कम हो जाएगा। तो फाइनली जो IA प्लस IB प्लस IC अंडर बैलेंस कंडीशन ज़ीरो होती है, अब वो ज़ीरो नहीं होगी, तो ये इफेक्ट कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो मिडिल कंडक्टर होता है वो ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज एक्सपीरियंस करता है, जिसके कारण करंट जो है उसकी कम हो जाती है और अनबैलेंस आ जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि जो आपका सबसे बॉटम कंडक्टर है उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लिया EC है, मिडिल वाला कंडक्टर है उस पे EB है, और यहाँ पे जो कंडक्टर है उस पे EA है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है या हाइट फ्रॉम द ग्राउंड होती है। तो अगर हाइट जो बॉटम मोस्ट कंडक्टर देखे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस है वो सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मीडियम जो आपके मिडिल में है या टॉप मोस्ट कंडक्टर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इफेक्ट के कारण आप देखते हो कि बॉटम मोस्ट कंडक्टर ज़्यादा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है एज कंपेयर टू टॉप, जिसके कारण EA प्लस EB प्लस EC इज नॉट इक्वल्स टू 0। और ये कौन सा इफेक्ट कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। तो किसी भी थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के कारण करंट और वोल्टेजेस क्या हो जाते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं, और इसी के कारण क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो जाता है इन द पावर लाइन। तो इसी के कारण इन दोनों के इफ कंबाइंड इफेक्ट के कारण क्या प्रोड्यूस हो गया, इंटरफेरेंस इज प्रोड्यूस्ड। इन्हीं के कारण क्या प्रोड्यूस हो गया, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो गया। या जो भी लाइन इसके पैरेलल कम्युनिकेशन लाइन रन कर रही है उस कम्युनिकेशन लाइन में भी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू पावर लाइन। क्लियर है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होते हैं उनके कारण किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, या जो भी कम्युनिकेशन लाइन उनके पैरेलली रन कर रहे हैं वहाँ पर इंटरफेरेंस आ जाता है, और इसको इलिमिनेट करना है। देन इसको इलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ट्रांसपोजिशन इज डन to reduce the interference in transmission line। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में अगर इंटरफेरेंस क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम ट्रांसपोजिशन करते हैं। तो अब सपोज हम लाइन का क्या करते हैं, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन अगर ट्रांसपोजिशन कर दें, तो माना लाइन का लेंथ L है और इस लाइन को ये आपका RYB या हम ABC माने हैं, तो A है, B है, C है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोजिशन कर दिया। सपोज ये हमने पहला सेक्शन मान लिया L/3 का, ठीक है, और ये हमने अगेन L/3 का दूसरा सेक्शन मान लिया और L/3 का। तो आप देख सकते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे आ गया, अगेन ये आपका यहाँ पे आ गया, और फाइनली ये यहाँ पे चला गया। तो आप देख पा रहे हो कि यार दूसरे कलर से अगर इसको डिनोट कर लें तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये आपका B हो गया, और यहाँ पे इस कलर से देखें तो ये लाइन आपकी C हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी लाइन की, तो अब ये लाइन यहाँ पर देख सकते हो, ये लाइन यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गई A, ये A है। अब हम B की बात करें तो यहाँ B की पोजीशन क्या हो जाएगी, B अब जो है टॉप पोजीशन पे आ गया, ये आपका बेटा B है। अब हम C की बात करें तो C हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो अभी आपके C की पोजीशन ये हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलरली आपका C है। क्लियर है? तो अब आप देख सकते हो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आपको समझ में काफ़ी अच्छे से आ जाएगी कि यहाँ पर मिडिल कंडक्टर ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज एक्सपीरियंस कर रहा है, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, यहाँ पे C है। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट था उसको हमने ख़त्म कर दिया, बैलेंस कर दिया। और यहाँ पर जो बॉटम मोस्ट कंडक्टर C है, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, तो यहाँ भी हमने ओवरऑल जो इफेक्ट था उसको एलिमिनेट कर दिया है। तो ट्रांसपोजिशन करके हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेरेंस को एलिमिनेट
कर सकते हैं। तो जो एवरेज फ्लक्स, जो एवरेज इंडक्टेंस होता है, इनका एवरेज इंडक्टेंस नॉर्मली ड्यू टू द इंटरफेरेंस जो आ रहा था वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर अब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। तो ट्रांसपोजिशन हम क्या करते हैं, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन, ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोज करके उनकी पोजीशन में चेंज करके हम इंटरफेरेंस को रिड्यूस कर देते हैं। तो प्रैक्टिकली भी आप देखोगे कि जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन लगी होगी, आप 2 पोल 3 पोल के बीच में आप देखो टावर के बीच में, तो उनकी पोजीशंस क्या होती हैं, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन पे चेंज होती जाती हैं ताकि इंटरफेरेंस को ये क्या कर सकें, एलिमिनेट कर सकें। क्लियर है? तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर का कंप्लीट चैप्टर समाप्त होता है। आप एक बार इन दोनों वीडियोस को देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। आपको रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप लोगों का, ऐसे ही पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक